विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना भारत की जांच एजेंसियां, जिसमें सबसे पहले करेंगे सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दूसरे नंबर पे करेंगे प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अगला राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, उसके बाद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त। ये टॉपिक कवर करने हैं हमने, तो ठीक है। सबसे पहले कर रहे हैं हम क्या, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर हम पढ़ते हैं ना कि क्या क्या पढ़ते हैं, एक मूल अधिकार में एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आसूचना और प्रतिसूचना पढ़ते हैं। दो शब्द आते हैं, इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एंड, ये शब्द सुने हैं आपने। तो जैसे विदेशों में जो गुप्तचरी का कार्य करेंगे वो कौन करेगा, रिसर्च एनालिसिस विंग करेगी, रॉ करेगी, कौन करेगी। और देश के अंदर अगर आप बोलेंगे तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अभी पूरा डिटेल बता देता हूं मैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है। भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कौन सी है, सीबीआई। सीबीआई प्रमुख का नाम ढूंढ के रखिए भाई, कौन है इस समय। देश में होने वाले विभिन्न तरह के अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच के लिए अप्रैल 1963 में इसका गठन किया गया। 1963 को हाईलाइट करना पड़ेगा। 62 में चीन का युद्ध हुआ था, उसके एक साल बाद ही सीबीआई का गठन कर दिया गया था, ठीक है। तो देश में होने वाली विभिन्न तरह के अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए अप्रैल 1963 में सीबीआई का गठन किया गया। यह भारत की आधिकारिक इंटरपोल यूनिट है। आधिकारिक इंटरपोल जानते हैं, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल से जो संपर्क होगा वो किसका होगा, सीबीआई का होगा। कोई भी अगर अपराधी माना जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर बड़ा अपराधी है, अगर उसकी कोई जानकारी सीबीआई के पास है तो वो इंटरपोल को देगी, और इंटरपोल के पास है हमारा कोई अपराधी की जानकारी तो वो किसको देगी, सीबीआई को देगी, ठीक है। तो भाई इंटरपोल कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इंटरपोल का, फ्रांस तो देश है, वहाँ पर कहाँ पर है फ्रांस में। मैं बोलूँ कि भारत में कोई जगह पूछता हूँ मैं, आपने कहा भारत में है, भारत में कहाँ है भाई, दिल्ली में है, बम्बई में है, लियोन्स में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लियोन्स, फ्रांस में। क्या पहले से ही लियोन्स में था इंटरपोल का हेडक्वार्टर, या पहले कहीं और था? क्या बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई थी इंटरपोल की जिसकी वजह से उसको अपना चेंज करना पड़ा था हेडक्वार्टर? ढूंढिए। मैंने एक और चीज पूछी आपसे, सीबीआई के कौन है प्रमुख इस समय? परवीन सूद हैं, ठीक है। इसमें सीबीआई प्रमुख कौन है, परवीन सूद। तो देश में होने वाले विभिन्न तरह के अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच के लिए अप्रैल 1963 में इसका गठन किया गया। यह भारत की आधिकारिक इंटरपोल यूनिट है और केंद्र सरकार के पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री के तहत आती है। किसके तहत आती है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री के तहत आती है। कोई और क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको, इसके अलावा कोई क्वेश्चन दिया? अरे भाई मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा अभी? कौन सा? इंटरपोल का हेडक्वार्टर पहले कहाँ था मैंने पूछा? अभी लियोन्स में है, फ्रांस में, ठीक है। पहले कहाँ था? अब यहां पर एक पॉइंट आया आपका कि केंद्र सरकार के पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री के तहत आती। तो सीबीआई जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, आईएएस भी उसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। किसके भाई? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री। आईएएस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है? ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, आईएएस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है? आंसर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री। सीबीआई भी इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। इसके तहत 3 डिवीजन काम करती हैं सीबीआई की। एक होती है एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरी होती है इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, और तीसरी होती है स्पेशल क्राइम डिवीजन। तीसरी कौन सी? स्पेशल क्राइम डिवीजन। तो पहली हो गई आपकी एंटी करप्शन डिवीजन, यानी करप्शन के खिलाफ। नंबर 2
इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, और नंबर 3 स्पेशल क्राइम डिवीजन। क्लियर हो गया? एंटी करप्शन डिवीजन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की जांच पड़ताल करती है। क्या? एंटी करप्शन डिवीजन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की जांच पड़ताल करती है। इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन बैंक तथा फाइनेंशियल फ्रॉड, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों के उल्लंघन, नशीली दवाओं, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक संपदा और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी से संबंधित मामलों की जांच करती है। एक होती है स्पेशल क्राइम डिवीजन। स्पेशल क्राइम डिवीजन के अंतर्गत आतंकवाद, बम ब्लास्ट, मानव बम, फिरौती के लिए अपहरण, चर्चित हत्याओं से संबंधित अनसुलझी गुत्थी तथा माफियाओं द्वारा किए जाने वाले संगीन अपराधों की जांच की जाती है। क्लियर हो गया भाई? तीन मैंने आपको क्या बताया, इसके 3 डिवीजन काम करती है सीबीआई की। पहले डिवीजन होगी एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरी हो गई इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन और तीसरी होगी स्पेशल क्राइम डिवीजन। तीनों के काम याद रखने हैं आपने, ठीक है? तो आपकी जो पेपर लीक प्रकरण था उसमें उत्तराखंड के युवाओं द्वारा सीबीआई की जांच मांगी गई थी। सीबीआई की अगर जांच करती तो कौन करती भाई? कौन करती? फिर कौन सी डिवीजन करती? स्पेशल क्राइम डिवीजन करती। कौन करती? या फिर एंटी करप्शन डिवीजन करती। एंटी करप्शन डिवीजन का काम क्या है? केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की जांच पड़ताल करना। स्पेशल क्राइम डिवीजन का काम क्या है? आतंकवाद, बम ब्लास्ट, मानव बम, फिरौती के लिए अपहरण, चर्चित हत्याओं से संबंधित अनसुलझी गुत्थी, माफियाओं द्वारा किए जाने वाले संगीन अपराधों की जांच। तो ये नेक्सस है इनका, जिनका ये जो पेपर लीक कराते हैं ना, जो आपकी मेहनत पर सेंध लगाकर बैठे रहते हैं, जो बेच देते हैं पेपरों को, तो वो क्या हैं? माफिया हैं एक तरह के बड़े। ठीक है, जड़ से समाप्त करना होगा उनको। इंटरपोल का पहला हेडक्वार्टर बर्लिन में? नहीं भाई, इंटरपोल का हेडक्वार्टर अब लियोन्स में है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग में आग लग गई थी। तो पहले कहाँ था ये पूछा मैंने आपसे, उसको ढंग से इन्वेस्टिगेट कीजिए। सीबीआई पढ़ रहे हैं। आगे 14 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया। 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी किया। सीबीआई के निदेशक वर्तमान में कौन है? परवीन सूद हैं। कौन है? ठीक है। इससे संबंधित दिल्ली पुलिस यानी सीबीआई से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 2021 में पारित किया गया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 को खास ध्यान देना, आपने वहां से क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ भाई? तो परवीन सूद जी का नाम याद रखना है आपने। अगला प्रवर्तन निदेशालय, अगला क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। प्रवर्तन निदेशालय भारत के वित्त मंत्रालय यानी राजस्व विभाग किसके अंतर्गत भाई? भारत के वित्त मंत्रालय रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1956 को नई दिल्ली में की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज, फेमा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के एक तो सन याद करने हैं आपने, साथ में नाम याद करने हैं। फेरा की फुल फॉर्म याद करनी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मैनेजमेंट फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा, फेमा, इन सब के नाम पूछता है कि किसके एब्रीविएट हैं। तो 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू कराना है।
उक्त कानूनों का उल्लंघन होने पर यह विभाग जांच पड़ताल करता है और अवैध संपत्ति को जब्त करने का काम करता है। उक्त मामलों के तहत संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी और उन पर अभियोग चलाने का काम भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ईडी के ईडी में आता है। ईडी के शिकंजे में अगर आप फंस गए तो आप तब तक जेल में रहोगे जब तक कि आप ये साबित नहीं कर देते कि मैं बेगुनाह हूँ। क्या हूँ? और आपको पता है कि ईडी का कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उससे लंबे हाथ ईडी के हैं। किसके? सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी क्या किया जा सकता है? इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। सिटिंग जो मिनिस्टर्स होंगे उनको भी गिरफ्तार कर सकती है ईडी। समझ में आया? अभियोग चलाने का काम भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल अब 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान में ईडी के निदेशक कौन है भाई? अरे राहुल नवीन है भाई। कौन है? चेक कीजिए, राहुल नवीन है। नवीन चेक कीजिए जल्दी, प्रवर्तन निदेशालय के कौन है? हाँ जी, चर्चाओं में है भाई प्रवर्तन निदेशालय। तो इस समय कौन है इसके निदेशक? वही है, राहुल नवीन। हाँ, इनका नाम याद रखिए। अगला राष्ट्रीय जांच एजेंसी भाई, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 26 नवंबर 2008 मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद संसद द्वारा पारित NIA एक्ट 2008 के तहत 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना की गई। यह एक संघीय जांच एजेंसी है। कैसी जांच एजेंसी है? संघीय जांच एजेंसी है तथा इसे राज्यों की अनुमति के बिना आतंकवाद तथा उससे संबंधित अपराधों की जांच करने का पूरा अधिकार है। संघीय जांच एजेंसी है। NIA को किसी स्टेट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर उसको क्या करना है, आतंकवाद तथा उससे संबंधित अपराधों की जांच करनी है, तो उसे राज्यों की अनुमति नहीं लेनी होती है। ठीक है। केंद्र सरकार अगर यह समझती है कि किसी अपराध का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध आतंकवाद से है, तो वह ऐसे मामलों की जांच का काम NIA को सौंप देती है। किसको? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंप देती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 के तहत NIA अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की भी शक्ति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में NIA के महानिदेशक कौन है? चेक कीजिए, NIA के महानिदेशक कौन है भाई? अभी ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 के तहत NIA अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की भी शक्ति प्रदान कर दी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। हाँ जी, सदानंद बसंत जी इसके क्या है? इस समय महानिदेशक हैं। पहले दिनकर गुप्ता जी थे, उन्हीं का स्थान लिया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी 26 नवंबर 2008, आप लोग तो उसमें बहुत छोटे रहे होंगे, हम लोगों ने सुना है, देखा है टीवी पे, ये हमले देखे हैं। बैठे बैठे ही क्या होटल ताज पर हमला कर दिया। रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे कुछ लोग, इजरायली थे, उन पर क्या कर दिया? हमला हो गया। पाकिस्तान से आया था आतंकवादी, है ना। इस देश की संसद पे भी हमला हुआ है। क्या हुआ है? संसद पे भी हमला हुआ है। लोकतंत्र की आत्मा जहाँ बसती है उस पर भी हमला हुआ है, आतंकियों ने किया है। बताया जाता है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था वो। ठीक है। अगला सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। अगला क्या है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए 2 जुलाई 2003 को स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट समझते हो, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट सुना है? ठीक है। स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए 2 जुलाई 2003 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था की स्थापना की गई। 2003 याद रखना आपने। क्या याद करना है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। यह संगठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सरकार द्वारा सौंपे गए कथित धोखाधड़ी के मामलों की जांच करती है। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन को खास ध्यान रखना है। किसको? कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत को याद रखना है। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट।
भारत सरकार ने फरवरी 1964 में, कब? 1964 में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, कहां पर भ्रष्टाचार, बार बार अपने आप से प्रश्न पूछना है आपने, सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संथानम समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी का गठन किया। तो सीवीसी का गठन कब किया गया? 1964 फरवरी। सीवीसी का गठन किस समिति की संस्तुति पर किया गया? तो संथानम समिति की संस्तुति पर किया गया। यह एक स्वायत्त संस्था है, कैसी? ऑटोनोमस संस्था है, तथा भारत सरकार के तहत होने वाले तमाम निगरानी संबंधी कार्यों का दायरा इसी के अंतर्गत आता है। निगरानी संबंधी कार्यों का दायरा इसी के अंतर्गत आता है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSPE द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी सीवीसी निगरानी रखने का काम करता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी सीवीसी निगरानी का कार्य करता है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1988, कब? 25 अगस्त 1988 को संवैधानिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। इस आयोग में अध्यक्ष सहित 2 सदस्य होते हैं। संवैधानिक नहीं भाई, सांविधिक। कैसा दर्जा दिया गया इसको? संवैधानिक अलग होता है। संवैधानिक मतलब जिसमें संविधान में अगर उल्लेख है उसका तो उसको संवैधानिक बोला जाता है। सांविधिक दर्जा दिया गया 25 अगस्त 1988 को, और इसको एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। इस आयोग में अध्यक्ष सहित 2 सदस्य होते हैं। इस समय शायद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं इसमें। कौन है? सीवीसी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। नियुक्ति बड़ी कठिन होती है इसमें दरअसल। हाँ जी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इनकी नियुक्ति में मैंने कहा विपक्ष के नेता का भी रोल होता है। किसका? और समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब विपक्ष का नेता नहीं होता है। बीच में बड़ी समस्या हुई इनकी नियुक्ति में, विपक्ष का नेता ही नहीं था कोई। क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या होना चाहिए? किसी पार्टी को कितना % वोट होना चाहिए टोटल वोट का? कब बोलेंगे हम सबसे बड़ी पार्टी अलग चीज हो गई। सबसे बड़ी में तो हो सकता है कि बहुत बिखरा हुआ मैंडेट मिले, पर अगर विपक्ष का नेता बनना है तो उस पार्टी को कम से कम कितना वोट होना चाहिए? उससे कम था, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई बहुत लंबे समय तक। अगले हैं भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी हैं। अरुण मिश्रा जी हैं, ठीक है। मानव व्यक्तित्व के नैसर्गिक विकास, मानव व्यक्तित्व के नैसर्गिक विकास, नैतिक एवं आत्मोन्नति में सहायक अधिकार को ही मानवाधिकार की संज्ञा प्रदान की गई है। इस अधिकार का उद्भव राज्य द्वारा नहीं होता है, अपितु वह मात्र इसकी रक्षा करता है। मानवाधिकार का उद्भव राज्य द्वारा नहीं होता है, अपितु वह मात्र इसकी रक्षा करता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत सभी मनुष्यों को कतिपय मानवाधिकारों को मान्यता दी गई, जैसे जीवन, जैसे पहला क्या है? जीवन। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा के अधिकार। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, अकारण गिरफ्तारी पर रोक का प्रावधान, अकारण गिरफ्तारी पर रोक का प्रावधान। अगला, सभी व्यक्तियों को आवास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान द्वारा स्वीकृत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी वैध उपचारों का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा जीविकोपार्जन के अधिकार। ये आपके यूएनओ के हैं। किसके भाई? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं? क्यों मनाते हैं इस दिन? भाई 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली है, महासभा है,
वो क्या कर रही है, मानव अधिकारों की घोषणा कर रही है। इसलिए मानवाधिकार दिवस कब मनाएंगे, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को ही आपकी अल्फ्रेड नोबेल की क्या होती है, पुण्यतिथि होती है। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल समझते हैं, जिन्होंने क्या बनाया था, टीएनजी बनाया था, जिन्होंने टीएनजी से ही डायनामाइट बना, टीएनजी से ही क्या बना, ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन, टीएनजी, ठीक है, उसी से क्या बनाया गया था, डायनामाइट। उन्हीं का सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे उस समय। तो स्वीडिश बैंक में रखे उन्होंने वो पैसे। उन्होंने कहा कि विज्ञान के लिए जो करेगा, जो शांति के लिए जो अच्छे कार्य करेगा, उसको क्या मिलेगा, इसके ब्याज में से दिया जाएगा। तो 1 करोड़ क्रोनर मिलते थे उस समय, मतलब 1 करोड़ क्रोनर मिलते हैं नोबेल पुरस्कार में। कितने क्रोनर जो है वो स्वीडन की करेंसी, अब तो यूरो वगैरह चल रहा है, लेकिन मैंने कहा पहले बोलते थे क्रोनर। क्या बोलते थे, क्रोनर। तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार था वो वही था, कौन सा, नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल किसको बोलते हैं भाई, एक तो नोबेल पुरस्कार हो गया, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, रामन मैग्सेसे को। हाँ, रामन मैग्सेसे को। कौन देता है रामन मैग्सेसे, फिलीपींस गवर्नमेंट देती है। कौन देती है, फिलीपींस की सरकार देती है। क्या मतलब होता है रामन मैग्सेसे का, राष्ट्राध्यक्ष थे वहां के, क्या थे, राष्ट्राध्यक्ष थे। तो 10 दिसंबर याद रहेगा। तो दिसंबर में कुछ डेट जरूर याद करनी पड़ती है। विश्व एड्स डे कब होता है, 1 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है भाई, कंप्यूटर भी आएगा आपके पास, क्वेश्चन बनेगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, क्या बोलोगे, 2 दिसंबर। और 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, इसी दिन दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। इन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपने बोलना अक्टूबर 1993 में। यह एक संवैधानिक एवं विधिक संस्था है, संविधान से बाहर की चीज है। संविधान में मानवाधिकार का उल्लेख नहीं है, लेकिन कैसी एक विधिक संस्था है, एक लीगल संस्था है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था। क्या था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था। इस अधिनियम में वर्ष 2006 के पश्चात पुनः वर्ष 2019 में संशोधन किया गया। इस आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, आंसर दिल्ली में है। मानवाधिकार आयोग के गठन का उद्देश्य ऐसे संस्थागत व्यवस्थाओं को विकसित करना है जो सरकार से स्वतंत्र होकर मानवाधिकार की रक्षा करे। सरकार से स्वतंत्र होकर मानवाधिकार की रक्षा करे, उसके विषय में जागरूकता फैलाए तथा इससे संबंधित मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयत्न करे। मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। क्या है, बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। कौन है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी हैं इस समय। 5 सदस्य कौन कौन है देख लीजिएगा नेट पर, ठीक है। उक्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए ऐसे व्यक्ति को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति होने की पात्रता होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति होने की पात्रता होनी चाहिए। अन्य 5 सदस्यों में से एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जबकि 3 सदस्यों को मानवाधिकार के क्षेत्र में व्यापक समझ व ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनमें से एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। एक महिला सदस्य का होना आवश्यक, यानी एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे। उन एक अध्यक्ष की जो क्वालिफिकेशन है वो बता दी उन्होंने कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। हालांकि उसमें कुछ संशोधन किए गए बीच में, ठीक है। और अन्य जो 5 सदस्य होंगे वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सेवानिवृत्त हो सकते हैं वो, या वर्तमान में हो सकते हैं। एक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त या वर्तमान जज होंगे। बाकी 3 लोग ऐसे होंगे जिन्हें क्या होगा, क्या होगा भाई,
व्यापक समझ होगी मानवाधिकार के क्षेत्र में। इन 5 पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त 7 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं वो 7? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, इन सब के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों संबंधित मुख्य आयुक्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। दिव्यांगजनों से संबंधित मुख्य आयुक्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति तथा दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दलों के नेता होते हैं। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, मतलब किसकी सलाह मांगता है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश होनी चाहिए उसके लिए, तब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इन 6 सदस्य समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे। आंखों में देखिए कौन कौन होंगे। प्रधानमंत्री आपको पता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। गृह मंत्री आपको पता है कौन? अमित शाह। लोकसभा अध्यक्ष आपको पता है कौन है? ओम बिरला जी हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हाँ जी, सभापति नहीं पूछा मैंने, उपसभापति पूछा। राज्यसभा के सभापति नहीं लिखा हुआ है, राज्यसभा का उपसभापति है ना। दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दलों के नेता, उन सबके नाम लिख लीजिए, उनकी एक समिति बनाइए। ये सब लोग मिलकर बताएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएंगे और राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। क्लियर हो गया? इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष, 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो तक होता है। 3 वर्ष 70 वर्ष, ये एक नया आंकड़ा है, पहले नहीं था ये। पहले 5 वर्ष 6 वर्ष ऐसे बोलते थे, कम कर दिया गया कार्यकाल। कितना? 3 वर्ष 70 वर्ष। ठीक है भाई। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष या सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने के योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है। इन्हें अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण या क्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है। क्या हटाया जा सकता है? भले ही संवैधानिक है, क्या है, लेकिन विधिक संस्था है। इन्हें कैसे, इन्हें अपने पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण या क्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन नियुक्ति के उपरांत इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आयोग द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये मेंस के क्वेश्चन बनते हैं कि आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, तो उसको मेंस की तरह पढ़िए। नंबर 1, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना तथा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। दूसरा, किसी लंबित वाद के मामले में न्यायालय की सहमति से उस वाद का निपटारा करवाना। नंबर 3, मानसिक अस्पताल या किसी संस्थान में कैदी के रूप में रहने वाले व्यक्ति के जीवन की स्थिति की जांच की व्यवस्था करना तथा यथोचित सुधार की सिफारिश करना। यथोचित सुधार की सिफारिश करना। चौथा, संविधान तथा अन्य कानूनों के संदर्भ में मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा तथा प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए सिफारिश करना। 5वां, आतंकवाद तथा अन्य विध्वंसक कार्यों के संदर्भ में मानवाधिकारों को सीमित करने के औचित्य की जांच करना। 6, मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों, संबंधित अभिसमयों एवं दस्तावेजों का अध्ययन करना तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु
सिफारिश करना। अगला, भारत में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना, ह्यूमन राइट्स रिसर्च, शोध मतलब रिसर्च। 8वां, समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकारों से संबंधित जागरूकता बढ़ाना। और 9वें नंबर पे है गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करना जो मानवाधिकार को बढ़ावा तथा संरक्षण देने के क्षेत्र में शामिल हो। क्लियर हो गया? इसको बार बार पढ़ना है आपने, ऐसे एक बार में नहीं लिखा जाएगा बिना देखे, बार बार क्या करना, आपने पढ़ना है फिर लिखना है और उसे तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप उसे एक बड़े क्वेश्चन के रूप में नहीं लिख लेते। ठीक है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। वह देश के अन्य स्थानों में भी अपना कार्यालय खोल सकता है। इसकी अपनी कार्यप्रणाली है और वह इसे करने के लिए अधिकृत है। आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं और इसका चरित्र भी न्यायिक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को हाईलाइट कीजिए कि आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे, कैसे? सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं और इसका चरित्र भी कैसा है? न्यायिक है। सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो, चरित्र कैसा है इसका? आंसर न्यायिक है। आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र या राज्य सरकारों के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावकारी सहभागिता भी है जो मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी सूचना प्राप्ति में सहायक होते हैं। किसी घटना के 1 वर्ष से अधिक हो जाने पर आयोग जांच के लिए अधिकृत नहीं है। 1 साल से ज़्यादा अगर कोई घटना हो गई, अमानवीय किसी के साथ घटना हो गई, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, तब यह जांच नहीं कर सकता। तो 1 वर्ष से अधिक हो जाने पर खास ध्यान देना है आपने, आयोग जांच के लिए अधिकृत नहीं है। आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के उपरांत पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। बार बार आप सुन रहे हैं, सिफारिश कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। आयोग का काम सिफारिश करना ही होता है। ठीक है? चलो, और इसी में फंसाते हैं वो। किसमें फंसाएंगे? इसी में फंसाते हैं कि भाई सिफारिश कर सकता है या कार्रवाई कर सकता है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं कि सिफारिश कर सकता है। ठीक है? आयोग का कार्य सिफारिश अथवा सलाहकार का है। इसे मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं है। तो आपको जो ऑप्शन में देगा ना, वो उसमें ऐसे लिखेगा मानवाधिकार आयोग दंडित कर सकता है, तो दंडित नहीं कर सकता। आयोग का काम क्या है? सिफारिश करना है। क्या है? ठीक है। इसे मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं है और न ही पीड़ित को सहायता आदि देने के लिए आर्थिक संसाधन एवं शक्ति है। न ही ये आर्थिक सहायता दे सकता है, न ही उसके पास ऐसी कोई शक्ति है। आयोग की सिफारिशें सरकार, प्राधिकरण या अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है। ये भी ध्यान रखना, इन लाइनों को खास पकड़िए, यूपीएससी यहीं से फंसाता है आपको। बाध्यकारी है कि नहीं है? तो आंसर आपने पढ़ लिया कि नहीं है। आयोग की सिफारिशें सरकार, प्राधिकरण या अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उसकी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की सूचना इन्हें 1 महीने के अंदर देना अनिवार्य होता है। परंतु यह कहना कि आयोग शक्तिहीन है व्यर्थ की बात होगी, क्योंकि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार या प्राधिकरण पूर्णतः नहीं नकारता है, पूर्णतः नहीं नकार सकते हैं। आयोग अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले में आयोग की भूमिका, शक्तियां एवं न्यायिकता सीमित होती है। इस मामले में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट लेकर अपनी सलाह दे सकता है। आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर जवाब देना होता है। कितने महीने के भीतर? 3 महीने के भीतर जवाब देना होता है। आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को भेजता है। इन रिपोर्ट को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। इस रिपोर्ट के साथ वह विवरण भी होता है जिसमें आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही है तथा सिफारिशों को न मानने के कारणों का उल्लेख रहता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। 2021 अरुण कुमार मिश्रा जी। इतना समझ में आ गया? तो ये एक बार में नहीं होगा, मैंने कहा बहुत बारीक बारीक चीजें हैं बीच में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे इसी के अंदर से। लेकिन क्या होगा, अब खाली क्या किया हमने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ लिया, उसके अध्यक्ष पढ़ लिया न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी हैं, और ये पढ़ लिया खाली 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, मानवाधिकारों की घोषणा की थी, मानवाधिकार दिवस याद कर लिया। तो इतने से काम नहीं चलता है। मैंने कहा अगर आपको बड़ा पेपर निकालना है तो आपको उसके कार्य पता होने चाहिए, कार्य की बारीकियों को ध्यान रखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है। दूसरा, उसको कितने अधिकार हैं, क्या उसको दंड देने का अधिकार है, नहीं है, क्या उसको आर्थिक सहायता देने का अधिकार है, नहीं है, क्या उसके जो उसने सिफारिशें की है क्या सरकार पर बाध्यकारी है, नहीं है। ठीक है, ना तो सरकार पर, ना प्राधिकरण पर, ना किसी, समझ में आ रहा है, अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है। लेकिन साथ में क्या आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शक्तिहीन है? तो ऐसा नहीं कह सकते कि शक्तिहीन है। ठीक है, क्योंकि जगह जगह पे आपने पढ़ा है कि उसकी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की सूचना इन्हें 1 महीने के अंदर देना अनिवार्य होता है। या आपने पढ़ा आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर जवाब देना होता है। कितने महीने के भीतर? 3 महीने के भीतर जवाब देना होता है। ठीक है, तो इसमें फिर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको राज्य मानवाधिकार आयोग जो, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त के बारे में बताऊंगा।